हे गाइस, तो वेक्टर की आज ये आपकी तीसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर सीखेंगे। इससे पहले हमने वेक्टर्स की दो वीडियो कर दी थी। वेक्टर की पहली वीडियो में हमने यूनिट वेक्टर, वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन ये सब आपको बताई और दूसरी वीडियो में मैंने आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं वो बताया था और साथ ही साथ हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सप्रेशन को पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी हम किसी भी दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लो। मान लो जैसे मैं एक ब्लॉक है मेरे पे, ठीक है, एक ब्लॉक है, तो उसके इस पे फोर्स लग रहा है किधर को 2 न्यूटन का, और लेट से इस पे इधर को फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, और यहाँ पर इनके बीच का एंगल है लेट से हम मान लेते हैं 45 डिग्री। तो हमें बताना है कि इस ब्लॉक पे नेट कितना फोर्स लग रहा होगा, मतलब इन दोनों 2 न्यूटन और 6 न्यूटन की वजह से इस ब्लॉक पे नेट कितना फोर्स लग रहा होगा। भाई 2 न्यूटन भी फोर्स लगा रहे हैं, 6 न्यूटन भी फोर्स लगा रहे हैं। वेक्टर में कितना तो सीख ही चुके हैं ना, तो इसमें टोटल फोर्स हम 8 न्यूटन तो बोल नहीं सकते, तो कितना फोर्स बोलेंगे, मतलब किसी भी बॉडी पे नेट कितना फोर्स लग रहा है। यानी कि हम निकालेंगे आज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर किसी बॉडी पे टोटल कितना इफेक्ट लगा रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर या फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। वैसे हमारे सिलेबस में दो वेक्टर का पढ़ता है, ठीक है, तो हेडिंग लगा लो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर निकालने के लिए हम पे सिर्फ एक फॉर्मूला है जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक बहुत इजी सा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, हमने लेक्चर नंबर 1 पे सीखा था कि किसी भी वेक्टर को हम मल्टीपल वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो सेकंड वे था जो था, हम एरोस का रिप्रेजेंटेशन करते थे, ठीक है। तो लेट से एरोस के थ्रू हम इसको सीखेंगे, पैरेललोग्राम को। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ए है इसका नाम, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसा है, इसका नाम है वेक्टर बी, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं लेट से, और इनके बीच का जो एंगल है वो लेट से थीटा, फॉर एग्जांपल इनके बीच का एंगल अभी हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों, ये दो वेक्टर है और मुझे इनका नेट वेक्टर निकालना है, यानी इन दोनों की वजह से प्रोड्यूस होने वाला कॉमन वेक्टर कितना हुआ, ये इन दोनों की जगह नेट वेक्टर कितना हुआ। जैसे हम आपने 10th क्लास में सीखा होगा, हम सीरीज ले लेते थे, है ना, रेजिस्टेंस होते थे जैसे 2 ओम 3 ओम, तो उनको सीरीज में जोड़ देते थे। तो हम क्या बोलते थे, हमें दो रेजिस्टर नहीं चाहिए, अगर हमें सिंगल रेजिस्टर चाहिए तो मैं बोलूंगा कितने वैल्यू का, तो हम जोड़ देते थे 2 + 3 5। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को दो वेक्टर नहीं चाहिए, इन दोनों की जगह मेरे को सिर्फ एक ही वेक्टर चाहिए। अब मुझे वो वेक्टर निकालना है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वो वेक्टर क्या होना चाहिए जो इन दोनों के इफेक्ट को इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसका नाम देखो क्या है, लॉ का नाम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम ऐसा कुछ होता है, ये होता है ना पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ होता है, इसकी ये वाली साइड पैरेलल होती है, ये वाली साइड पैरेलल होती है, और आपको पता है ये दोनों इक्वल होती है एंड ये दोनों इक्वल होती है, राइट। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिख भी हो जाए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर रिप्रेजेंटिंग एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड किसकी, पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल था, इसने बोल दिया एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहले हमें ना अब एक पैरेललोग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम लोग डॉटेड लाइन से एक हाइपोथेटिकल पैरेललोग्राम बना देते हैं, ऐसा कुछ डॉटेड लाइन से बना देते हैं, देखो ऐसे, और इसको हम बना देते हैं, फिर डॉटेड लाइन से एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन से एक पैरेललोग्राम बन चुका है, ठीक है। अब मान लो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सिंपल क्या लिखते हैं, ऐसे लिखो, जब भी ऐसे लिखो, है ना। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स से वो ए है,
एंड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट्स से वो है b है। b मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इस वाले एरो की लेंथ a है, इस वाले एरो की लेंथ b है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, स्टेटमेंट सुनना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है दो वेक्टर a और b ऐसे लगते हैं जैसे वो एक एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो वो जिस पैरेललोग्राम को फॉर्म करते हैं उसका जो डायगोनल होता है ना, वो उन दोनों के बीच के रिजल्टेंट को बताता है। जैसे ये वेक्टर है a वेक्टर एंड ये वेक्टर है b वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर b वेक्टर, इन दोनों के एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बना, हमने पूरा पैरेललोग्राम बना दिया। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, ये होता है डायगोनल। ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल को लिख देता है r वेक्टर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है ना, ये जो डायगोनल है, ये रिप्रेजेंट करता है a वेक्टर और b वेक्टर के रिजल्टेंट को। मैंने क्या बोला, दो वेक्टर हैं a वेक्टर b वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को। इस पैरेललोग्राम को, जिस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट को दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे डायगोनल खींचेंगे तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। और वेक्टर में अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो ना, तो ये कुछ ऐसा होता है, आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। अब ये तो ये लॉ हो गया, ठीक है। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि इस एरो का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो होता है अंडर रूट a स्क्वायर यानी इसका मैग्नीट्यूड, b स्क्वायर यानी इसका मैग्नीट्यूड, प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों बीच का एंगल है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ये फॉर्मूला भी उसको डिराइव भी कर दूंगा मैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ कैसे आया, पहले आप इतना कॉपी कर लो। तो ये सब होने के बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इस पे ना, हम एक दो सवाल कर लेते हैं, बहुत बेसिक से इस पे सवाल कर लेता हूं, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो अभी दूर हो जाएगी सारी कंफ्यूजन, ठीक है। बहुत इजी है ये निकालना। तुम कहीं पे साइड में फॉर्मूला लिख दे अपना रिजल्टेंट का, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे मान लो एक बहुत ही, ये तुम्हें पता है ना ये a क्या है, ये a मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, a क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, b क्या है, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे। देखो जैसे मान लो एक वेक्टर है इधर, a वेक्टर ऐसे, ठीक है, और एक वेक्टर है इधर, तो मान लो b वेक्टर ऐसे, और इनके बीच में मान लो तुम्हें एंगल दे रखा 90 डिग्री का, ठीक है, ठीक है। अब मान लो a वेक्टर की लेंथ है, a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 3 यूनिट है मान लो, और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है लेट्स से वो है 5 यूनिट। ये b वेक्टर है ऊपर और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 यूनिट। तो तुमसे पूछा हुआ कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, और तुम्हारे ऑप्शन से ऑप्शन दे दो तुम्हें a b c, नहीं रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड, जब मैं बोल रहा हूँ रिजल्टेंट वेक्टर तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। तो मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, 10 एंड 12। इसको सॉल्व करो, मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है। तो चलो इसमें कुछ सिंपल है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे r, a स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये 5 ही है, सॉरी 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 मैंने गलत कर दिया, क्या इसको 4 करना था यार, अब करो लो, 5 नहीं था वो 4 था, 4 4
ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा था, आई एम सॉरी। तो ये 4 था, अब कर लो, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, तो ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना होगा यार, वो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था ना, मैं करता हूँ 5 से भी देते उसको। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये जाएगा 2 टाइम्स ए बी, ए कितना होगा 3, बी कितना होगा 4, और cos 90, cos 90, ठीक है। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ ना, इसलिए मैंने 90 डिग्री का लिया, 3 4 लिया, ठीक है। अभी देखते हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 0 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट्स। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो रिजल्टेंट वेक्टर हम बना देते हैं, ऐसा कुछ होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये 45 से तो नहीं निकलेगा ना, ये किसी दूसरे एंगल पे निकल सकता है। रिजल्ट ये जरूरी नहीं यार 45 पे निकलेगा, ठीक है। वैसे करते हुए नहीं निकलते, किसी भी एंगल पे निकल सकता है। आपको एंगल लेना भी सिखाऊंगा कि ये एंगल कितना हो सकता है, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहो। तो रिजल्टेंट हो गया 5 यूनिट। तो मैंने बोला कि ए वेक्टर बी था 4 यूनिट का, ए वेक्टर था 3 यूनिट का, इनके बीच का रिजल्टेंट निकला आया 5 यूनिट, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की जगह में तुमसे वेक्टर पूछ लूं, वेक्टर कितना है, तो तुम बता सकते हो मुझे? वेक्टर पूछ लूं मतलब वो आई कैप जे कैप की फॉर्म में तुम क्या रिजल्टेंट वेक्टर को लिख पा रहे हो? बताओ। ठीक है, और ये हम जितना भी बात कर रहे हैं ना, ये वाली ये एक्स वाई एक्सिस है। अब पढ़ो, ये पुराना कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। चलो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो तो ये चीज होगी, इसका मैग्नीट्यूड याद रखना, ठीक है, 5 यूनिट का रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर कितना लिखते हैं, लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ से है तो, ठीक है। अब आर वेक्टर लिखते हैं, आर वेक्टर ए वेक्टर कितना है 3 है, किधर की तरफ है, एक्स की तरफ है, तो एक्स एक्सिस की तरफ कौन सी यूनिट वेक्टर लिखते थे, बोलो बोलो, आई कैप लिखते थे, ये आ जाएगा 3 आई कैप। और बी की तरफ कौन सा लिखते थे, बोलो 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 बोलो, 4 जे कैप। बी की तरफ जे कैप लिखते थे 4, तो हो जाएगा 4 जे कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया 3 आई प्लस 4 जे कैप। अब एक मैग्नीट्यूड तो ये है निकालने का रिजल्टेंट को, एक मैग्नीट्यूड एक और तो था जब हम वेक्टर को लिखते थे और फिर हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो 9, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो 16, तो कितना आ गया 25, और ये कितना आ गया 5। यानी कि हम जब पहले पहले जितने भी अपने क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकाला, उसमें हम ये मान लेते थे कि ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं। ये आएगा समझ, मैंने बोला देखो इससे 5 यूनिट आया, 9 प्लस 16 25 5 यूनिट, इस फॉर्मूले से भी 5 आ रहा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कब 5 आ रहा है, जब यहाँ पर ये टर्म 0 होनी चाहिए, तब तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये बचेगा, और ये टर्म 0 कब होगी जब थीटा 90 होगा। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वीडियोस में जब हम मैप से मैग्नीट्यूड निकलवाता था, तो हम ये मान लेते थे कि दो वेक्टर हैं, एक 3i कैप इधर को है, एक 4j कैप इधर को है, तो इनके बीच का एंगल 90 है। तो हम डायरेक्ट इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये टर्म तो 0 आनी थी। आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना? तो फिर अब तुम बोलोगे कि इस फॉर्मूले की जरूरत क्या है। अब मान लो, चलो मान लो ए वेक्टर है इधर को, ए वेक्टर जिसका यूनिट है 3 यूनिट, ठीक है, और बी वेक्टर है ऐसे इधर को, ठीक है, और इनके बीच का एंगल, इसकी यूनिट है 4 यूनिट हो सकती है। अब इनके बीच का जो एंगल है, लेट्स से वो है 30 डिग्री, या लेट्स से वो है 60 डिग्री, कुछ भी ले लो एंगल, है ना? तो अब 3 यूनिट से अब 4 यूनिट से, अब इसका मैग्नीट्यूड 5 नहीं आएगा। अब तुम करके देख लो, चलो इसको कर लो। तो मैंने ये बोला कि हम इससे पहले जितने बार भी मैग्नीट्यूड निकालते थे, तो हम मान लेते थे कि सारे वेक्टर्स क्या थे, परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर वेक्टर हमें किसी भी एंगल, ये फॉर्मूला हमें किसी भी एंगल पे निकाल सकता है। जैसे मान लो मैंने जो पहले क्वेश्चन दिया, एक 3 यूनिट का वेक्टर इधर को है, ए वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए तुम्हें दे रखा 3 यूनिट्स। चलो इस बार वैल्यू अलग लेते हैं, लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दे रखा है 6 यूनिट, ठीक है। ए वेक्टर इधर को है, बी वेक्टर, और उस बी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है तुम्हें, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है तुम्हें लेट्स से 8 यूनिट्स, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है लेट्स से वो है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो तुम मुझे ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, चलो
तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम निकालोगे, बोलोगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भैया कितना होगा, यहाँ पे मैं a का स्क्वायर कर दूंगा, यानी 6 का स्क्वायर कर दूंगा 36, प्लस मैं 8 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना आ जाएगा 64, है ना। 36 प्लस 64 और 6 और इनके बीच के एंगल है 60 डिग्री, तो 2 into 8 into 6 और 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 48, तो इनके बीच का जो एंगल आ गया वो आ गया 148 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया 148 डिग्री, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया 148 डिग्री। अब तुम पे होमवर्क क्वेश्चन ले लो, मान लो सेम कंडीशन है, ये 3 है, लेट्स से ये 4 है और इनके बीच का एंगल है लेट्स से 60 डिग्री, तो तुम इसका रिजल्टेंट निकालना है इस बार, तुम्हें इसका रिजल्टेंट इस बार 5 नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए ना, 90 डिग्री थोड़ी आएंगे, यहाँ पर इस बार ये टर्म भी आएगी कुछ ना कुछ, कोई कुछ ऐड ही तो होगा इसमें, और तो 5 तो मिल नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब था, ठीक है। तो यही है बस यार, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रेडियस, इससे ज्यादा कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक लास्ट में जो बच जाता है वो बच जाता है इसका डेरिवेशन। तो अब जो है इतना सब पढ़ने के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का मतलब कि इसमें ना वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उतना कैसे आ रहा था और साथ ही साथ में वो थीटा कितना निकलेगा, रिजल्टेंट से कितना एंगल होगा, ठीक है। तो लेट्स से मान लो ए वेक्टर है ये। अच्छा तो मैं एक बात इस प्रूफ से पहले बताना चाहूंगा, पहले भी हमने शायद इसको डिस्कस किया, वो है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या बोलते हैं कि अगर तुम दो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हो तो वो इक्वल रहता है। तो ये कुछ समझ नहीं आया, जैसे मान लो कि ए वेक्टर ये है और इस वेक्टर को अगर तुम पैरेलली शिफ्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो एक ट्रायंगल, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और लेट्स से यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वेक्टर है, ये तो इस ये मैग्नीट्यूड पता है कितना होगा, ये वेक्टर किसके बराबर होगा, इसके पैरेलल साइड वाले वेक्टर, यानी अगर मैं इसको पैरेलल उठा के यहाँ पर एक वेक्टर बना दूं, यहाँ पर एक वेक्टर बना दूं, यहाँ पर एक वेक्टर बना दूं, ठीक है, तो इन वेक्टर्स की क्या होगी मैग्नीट्यूड, क्या होगी इक्वल होगी, सारे इक्वल है, और यहाँ से मान लो ऐसे, समझ रहे हो, एक वेक्टर था उसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, मैंने वेक्टर को उठाया, मैं यहाँ लिया उसके पैरेलल पे लिया उस वेक्टर को, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा। मैं सेम वेक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ सुन लो यार, तो ये वेक्टर ये है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बी है, और इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो लेट्स से ये वेक्टर ऐसे है, अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम एक पैरेललोग्राम बना रहे थे तो बना लो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इधर वाली साइड का मैग्नीट्यूड भी बी ही होगा। अगर इधर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, क्यों, क्योंकि एक तो पैरेललोग्राम है, इक्वल एंड अपोजिट साइड ऐसे समझ लो, या फिर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी ही है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था ए। आई बात समझ में, ठीक है। अब इनके बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो कैसा था, ऐसे था, देखो ऐसे था ना रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर इसको बी लिख दो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया मैंने, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया आगे के लिए। अब देखो, अब देखना ये एंगल अगर थीटा है, ये पूरा एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जैसे मान लो अगर एक दो पैरेलल साइड्स हैं और तुमने ऐसे खींचा, एक ट्रांसवर्स आया ऐसे, तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होता है। तो वैसे ये दो पैरेलल साइड है, ये दो पैरेलल साइड है ऐसी, ठीक है, एक ट्रांसवर्स खींचा ऐसे बीच का, तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी तो थीटा होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, थीटा 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 थीटा। आई होप क्लियर हो चुका होगा, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये थीटा है तो पूरा ये भी थीटा है, ठीक है। ये रिजल्टेंट आर है, ये बी वेक्टर है, ये बी है, बी बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी है। अब याद करो मैंने तुम्हें कंपोनेंट्स लेने सिखवाए थे, ठीक है। तो इधर ये वाली साइड कितनी होगी, एक काम करते हैं इसको नंबरिंग दे दें, इस
डी सी डी ई, नंबरिंग दे दी, ये एंगल 90 है, 90 ये 90 है, ठीक है। तो बी, ये बी है, डीईसी की लेंथ कितनी है, बी है, तो मेरे को ईडी की लेंथ बता सकते हो कितनी हो, कंपोनेंट्स लेने सिखवाए थे ना, अगर ये बी है तो जिस तरफ को थीटा होता है उस तरफ को क्या लेते थे, बी cos थीटा, ना उस तरफ को थीटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो ऐसे कि ई डी इज इक्वल्स टू बी cos थीटा, ठीक है। और यहाँ का इसका ये वाली साइड कितनी होगी, सी डी, सी डी को मैं साइमल्टेनियसली लिख सकता हूँ ना, बी sin थीटा, कंपोनेंट्स लेने में सिखवाए थे यार, एक दो बार ऐसे मत करो, कंपोनेंट्स लेने नहीं आते तो कंपोनेंट्स वाली वीडियो देख लो, मैंने डिटेल में बताया था, मैंने ये भी बताया था मैं कंपोनेंट्स क्यों लेते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया बी cos थीटा, ईडी वाली साइड हो गई बी cos थीटा एंड सीडी वाली साइड हो गई बी sin थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब तुम ना एक बड़ा वाला ट्रायंगल उठाओ, इन ट्रायंगल एसीडी, इसमें तुम ना पाइथागोरस लगा दो, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आर है तो इसका मैग्नीट्यूड लेट से है आर, इसका मैग्नीट्यूड मैंने लेट से ले लिया आर, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाली साइड का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर लिख दो, आर स्क्वायर, अब सी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, सी डी स्क्वायर कितना निकाला था, बी साइन थीटा लिख दो यहाँ पे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए डी स्क्वायर कितना होगा, ये वाली साइड ए है, देखो ए डी क्या है, ए डी को ऐसे लिख सकता हूँ ए ई प्लस ई डी, तो ए ई कितना है ए और ई डी कितना है बी cos थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कितना आ गया ना आर। अब देखो आर इतना आ गया तुम्हारा, आर स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, ओ सॉरी यहाँ पे मैं 2a भी लिखना तो भूल ही गया, यहाँ पे 2a भी आएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी, तो 2 into a into b into cos थीटा, अरे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं b स्क्वायर, b cos थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये a है मेरा, तो ये b cos थीटा क्या है b, तो a 2ab cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो आर स्क्वायर लिखते हैं, आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले सब कुछ सेपरेट कर लो, एक काम करो ए स्क्वायर बाहर निकालो, ए स्क्वायर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, फिर लिखो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो अब क्या करें, तो ये रिलेशन यहाँ, अब देखो ये रिलेशन आ ही गया, कहाँ लिखे इतना लिख लो, पहले तो रिलेशन आ चुका है, मुझे अगर ज्यादा नीचे लिखूंगा ना दिखेगा नहीं शायद, तो चलो ठीक है इतना लिख दो, मिटा दो 1 2 3, तो हम पे रिलेशन आ गया, तो रिलेशन को याद रखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब ये रिलेशन आ चुका है, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम लोग, तो वहां से आर स्क्वायर लिख देते हैं, आर स्क्वायर कितना आ गया था ए स्क्वायर, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तुम्हारा आर स्क्वायर आ गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये तुम्हारा आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो अब ना इसमें एक और चीज आती है कि
क्या चीज आती है इसमें? रिजल्टेंट वेक्टर। अगर तुमसे कोई पूछे कि रिजल्टेंट वेक्टर बताओ इस वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल बताओ कितना होता है, ये वाला एंगल, इसको पाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात तो समझो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी तुम्हें बताया था या नहीं बताया था, वेक्टर डायरेक्शन, फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल से। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ क्या है, डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसके पास एंगल है। रेफरेंस क्या है, ये नीचे वाला वेक्टर, ये कितना इससे उठा हुआ है, तो लेट से वो 5 उठा हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, अब हम निकाल रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल उठा हुआ है, ठीक है। तो ये सब लिख दिया तुमने, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी कि कितना उठा हुआ है यहाँ से। रिजल्टेंट वेक्टर कितना उठा हुआ है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम tan फाई निकालेंगे। देखो tan फाई कितना होगा, tan फाई को परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल लिख देते हैं, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगेन हम उसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ACD की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। tan फाई कितना होगा, ACD, tan फाई कितना होगा, CD अपॉन CD अपॉन ये होगा AD। बताओ सही लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है tan फाई। अब CD का वैल्यू कितना है, CD का वैल्यू हमने निकाला था, जरा भी निकाला तो था, CD का वैल्यू b sin थीटा था। इसको लिख देते हैं ना दोबारा, ED का वैल्यू कितना था, b cos थीटा, ये काम आएगा हमारे, ठीक है। तो CD का वैल्यू था b sin थीटा, तो b sin थीटा लिख दो, अपॉन AD का वैल्यू कितना था, b cos थीटा, AD का वैल्यू सॉरी ED का वैल्यू था p cos थीटा, और पूरा AD हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल से AE प्लस ED। तो AE का वैल्यू था A और ED का वैल्यू था b cos थीटा, तो A प्लस b cos थीटा। तो इसलिए तुम यहाँ से tan फाई भी निकाल सकते हो कि b sin थीटा प्लस A प्लस b cos थीटा। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर इस वाले वेक्टर से इतना एंगल उठा हुआ है, tan phi is equals to b sin theta a plus b cos theta। यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मैंने तुम्हें दोनों स्टेटमेंट प्रूव करवा दिए, ठीक है। अब इस पे सवाल बनने को बहुत बन सकते हैं, ठीक है। एक सवाल लिख लो, होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, कमेंट में बताना। मान लो दो वेक्टर, दोनों चीजें बताना, ठीक है। मैं ऑप्शंस नहीं दे सकता क्योंकि यार मैं खुद बना रहा हूँ अभी फ्रेश एकदम। तो मान लो कि तुम पे एक वेक्टर है, लेट्स से वो वेक्टर है कितना वेक्टर है, ए वेक्टर है लेट्स से तुम्हारे पास, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 8 यूनिट्स, और एक वेक्टर बी वेक्टर है और बी वेक्टर है एक वेक्टर, और बी वेक्टर का यूनिट है तुम्हारे पास 6 यूनिट, और इनके बीच का जो एंगल है लेट्स से वो एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री का। तो तुम्हें मेरे को बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। पहले ये बताओ, फर्स्ट पार्ट लिखो, सेकंड पार्ट लिखो। अभी तुम अगर पूछ रहे होगे कि भैया हमें तो यहाँ पर तो हमें तो साइन cos 53 लगाना पड़ेगा फॉर्मूले में, क्योंकि दोनों वेक्टर की 53 है, हमें तो उसका वैल्यू ही नहीं पता। मैं तुम्हें बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा, अभी रहो, क्योंकि ये वाला एंगल ना तुम्हें बहुत दिखेगा आगे, तो इसको अभी क्लियर कर लेते हैं और आगे जब भी आएगा तभी बता दूंगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना हो गया, और सेकेंड वाला जो केस है वो है कि रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हें निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए। वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। मान लो जैसे ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो तुमसे मैं 5 पूछ रहा हूँ, रिलेशन नहीं बन गया यहाँ पे, ये वाला एंगल कितना हो गया, मान लो 5 हो गया, तो तुमसे बेसिकली 5 पूछ रहा हूँ कितना। अब बात करते हैं उसकी कि ये वाला डिग्री कैसे बनाएगा। तो कुछ नहीं करना है यार, सिंपली नहीं ट्रायंगल खींचना है, ट्रायंगल खींचना है वही वाला अपना, और अपना
एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लो 3 4 5 का, तो इसको 3 बोल लो, इसको 4 बोल लो, 5, ठीक है। 3 4 5 ऐसे होगा ना, ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो गया। तुम चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हो जैसे तुम्हारी मर्जी, बस 5 को हाइपोटेन्यूज बनाना है, इसको 3 बना लो, इसको 4 बनाना है, अरे कैसे भी बना लो ना, तो ठीक है। तो ठीक है, अब एक ना बहुत अच्छा कोइंसिडेंस होता है यहाँ पे कि जो 5 और 3 के बीच की साइड है ना, 5 और 3 इनके बीच का एंगल बनता है 53 डिग्री का, ये 90 का बन गया। और ये मत पूछना 5 और 4 का 44 का क्यों नहीं बना मैं, अरे वहाँ पे कोइंसिडेंस सब बन गया, आपकी 53 बनाया 90 बनाते हो, ऑफ कोर्स कितना बन जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। अगर तुम बोलते हो कि मुझे बेस में बनाना है 3 तो तुम बेस में बना लो, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 5 और 3 ये रहा, तो ये वाला एंगल बनाओ 53, ठीक है। मतलब 3 4 5 के पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला ट्रायंगल बनाओ, 5 और 3 वाली साइड की वीडियो 53 एंगल बनाओ, बचा हुआ 37, खत्म। देखो sin 53 कितना होगा, sin 53 बताओ कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अरे तो पता ही होगा ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा 53, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये 4, तो यहाँ पे लिख दो 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 5, ये हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें निकालना है sin 37, sin 37 डिग्री, तो यहाँ पर ये निकालो, ये वाली साइड कितनी है, sin 37 के लिए 3, और ये कितना हो गया 5, बस खत्म। अब sin का वैल्यू निकालना सीख गए हो, तो cos का वैल्यू निकालना है, तो लेट्स से तुम्हें निकालना है cos 53 डिग्री, तो cos 53 कितना होगा, बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, और अगर तुम्हें निकालना है cos 37 तो उसके लिए बेस कितना है 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के तुम आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो। ये था पूरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो अगली वीडियो होने वाली है ना यार, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा, डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद हम इंटीग्रेशन बताऊंगा, और उसके बाद जाके हम अपने एक्चुअल चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो को देख लीजिए और इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिए। ऑल द बेस्ट।